Hello students, in this video we are going to discuss one of the most important chapter of grade 12th, that is cash flow statement. So before moving forward, let us discuss what we are going to cover in this chapter. So first of all, I will cover with the cash flow statement meaning. Then we will discuss what are the different accounts to be created while solving this question. और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा ताकि कुछ भी रह ना जाए with the examination point of view for sure. And then we will discuss what are the different pointers that has to be memorized, right? ताकि आप याद रखो और एग्जाम के समय में आप भूल ना जाओ. Then we will discuss कि एक मार्क के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं. तो पूरा पैकेज रेडी है, बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ फॉलो करना है एंड आपको नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ. When I say cash flow statement, it is a financial statement that shows the movement of cash and cash equivalent. अच्छा, कुछ याद है ग्रेड 11 में हमने कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाए थे? याद है ना? ट्रायल बैलेंस बनाया था हमने, दैट इज ए स्टेटमेंट, वो एक अकाउंट नहीं है ना? और क्या बनाया था हमने? और कोई स्टेटमेंट याद है? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो मान लिया. ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो दैट शोज मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. जब भी मैं मूवमेंट की बात करूंगा, ठीक है, तो कैश की मूवमेंट से आप क्या समझते हो बेटा? देखो, कैश मूवमेंट 3 टाइप्स की होती हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, राइट? सो कैश का जो मूवमेंट होता है 3 तरीके से होता है. एक होता है इनफ्लो ऑफ कैश, राइट, आउटफ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश. तो मुझे कुछ एक्टिविटीज बताओ जो जिससे कैश के इनफ्लो हो. जैसे आपने सेल किए गुड्स, है ना, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या सेल ऑफ एनी. जब भी आप इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, राइट, तो आपके पास बिजनेस में पैसा आएगा. नाउ टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज जिसकी वजह से आउटफ्लो होता है. जैसे मान लो परचेज कर लिया आपने, स्टॉक परचेज कर सकते हो, उसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा. और क्या हो सकता है बेटा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. एंड व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द बिजनेस बट उससे कोई फ्लो नहीं होता कैश का? जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, है ना, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो किसी को पेमेंट कर रहे हो आप? नहीं. तो आपका तो ये फिक्स एसेट में एक चार्ज की तरह हम कैलकुलेट करके वहां से डिडक्ट कर देते हैं और जिससे हमें नेट वैल्यू पता चल पाए किसी भी एसेट का, बट वी आर नॉट पेइंग एनी कैश टू एनीबॉडी, राइट? फिर आता है एमोर्टाइजेशन. एमोर्टाइजेशन क्या होता है? अच्छा, एमोर्टाइजेशन हम समझ लेते हैं. देखो, जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स पे, वैसे ही एमोर्टाइजेशन लगता है किस पे? इंटेंजिबल एसेट्स पे. जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना आपके, जिनको आप टच नहीं कर सकते, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते, वो आपके उस पे हमारे एमोर्टाइजेशन लगते हैं. और इसका दूसरा और क्या वर्ड यूज हो सकता है? रिटर्न ऑफ. सो वी हैव अंडरस्टूड कि कैश मूवमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड नो फ्लो ऑफ कैश, राइट? इनफ्लो ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से पैसे आते हैं बिजनेस में, आउटफ्लो ऐसी एक्टिविटीज जिसकी वजह से पैसे जाते हैं बिजनेस से, राइट? एंड नो फ्लो ऐसी एक्टिविटीज जो परफॉर्म तो की जाती है बट उससे कोई भी आउटकम नहीं आता, ना ही इनफ्लो का ना ही आउटफ्लो का. अंडरस्टूड? आगे बढ़े. चलो, फिर इसमें एक ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ये कैश इक्विवेलेंस क्या है? कैश इक्विवेलेंस जो है, ये यूं समझो कि ये कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है. 90 डेज के अंदर जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना, दैट वुड बी नोन एज योर कैश इक्विवेलेंस. कैश के बराबर ही है. और इसका अदर नेम क्या हो सकता है बेटा? बुक में क्या दिया जा सकता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज. जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा बनाने का? यही जानना है कि कैश कहाँ से जनरेट हुआ है और कहाँ पे बिजनेस में यूज हो रहा है. जनरेट कहाँ से हुआ और कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज बीइंग फॉलोड इन एनी बिजनेस, है ना, जिसको हम 3 मेन एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो किस एक्टिविटीज में कितना पैसा लग रहा है या किस एक्टिविटी से कितना पैसा हम जनरेट कर रहे हैं, वो हमें मोटा मोटी कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है. तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमें मूवमेंट दिखाता है कैश का या कैश के बराबर किसी भी चीज का, और ये पर्टिकुलर किसी भी पीरियड के लिए बनाया जाता है. और ये हेल्प करता है हमें समझने में कि कैश कहाँ से जनरेट हुआ है और कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है. और ये किन एक्टिविटीज में हो सकता है? इन्हीं 3 एक्टिविटीज में, राइट. अब हम समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के की फीचर्स. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दैट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS, that is 3, and it is also known as revised accounting standard, and it is given by ICAI.
दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इसी रूल्स को, इसके ही गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं और हम इसको बनाते हैं, राइट। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कैश से रिलेटेड हो या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज हो उससे रिलेटेड है। तो मतलब यही है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, ओवरलुक करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। नाउ अब जो कैश फ्लोज हैं उसको थ्री एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी समझा है। अब हम समझते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है उसको थोड़ा और डीप में जानते हैं, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है बेटा, रिलेटेड टू कोर बिजनेस ऑपरेशंस। सो एक बात बताओ मुझे, कोर बिजनेस ऑपरेशन की जब भी मैं बात करूंगा तो कोर बिजनेस ऑपरेशंस क्या हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी ट्रेडर की, है ना, कोई भी एक ट्रेडर है तो उसके लिए कोर बिजनेस एक्टिविटीज क्या हुई। लेट्स से मैं किसी कपड़े की शॉप मैंने खोल रखी है, राइट, एंड मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता हूँ, आई एम अ ट्रेडर। सो व्हाट आई वुड डू, आई विल परचेज द स्टॉक फ्रॉम द बिजनेसेस विच इज मैन्युफैक्चरिंग दोज, राइट, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको सेल करूंगा। सो दीज आर द कोर बिजनेस एक्टिविटीज फॉर अ ट्रेडर, राइट। तो ये आपका क्या होगा, बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, एंड दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसके लिए क्या हो सकते हैं कोर बिजनेस प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो रॉ मटेरियल परचेज करूंगा सप्लायर से, है ना, और फिर इस रॉ मटेरियल को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, आई वुड सेल इट टू द मार्केट, है ना। तो ट्रेडर के लिए एक कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या हो गया बेटा, परचेज एंड सेल। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल परचेज करना है, कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सेल इट टू द मार्केट। अगर हम बात करते हैं कि क्या हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। एक्टिविटीज जो कि डेली बेसिस पे की जाती है, परफॉर्म की जाती है किसी भी बिजनेस के द्वारा, दैट वुड बी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली। इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी एवरी बिजनेस इन्वेस्ट इट्स मनी, additional money or let's say extra money to the market so that they can earn the profit. For example, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं बेटा, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या फिर वो प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, है ना, स्टॉक में कर सकते हैं, एंड अर्न द रिटर्न ऑन द सेम वे। कोई भी बिजनेस है, मान लो एक ट्रेडिंग बिजनेस है या कोई सा भी बिजनेस है, तो बिजनेस के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना वो भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इक्विटी में भी हो सकती है। अदर देन दैट, जब बिजनेस के पास पैसा आता है और एक्सपेंशन के लिए वो नए एसेट खरीद सकते हैं, आपके बिजनेस बिल्डिंग है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द एरियाज वेयर दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी एंड दे कैन मेक द रिटर्न ऑन द सेम। सो इन बातों का ध्यान रखना कि कौन से एक्टिविटीज जो होती हैं वो इसमें आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू असेट का परचेज एंड सेल, दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर investing activities, right? Now discussing financing activities. Financing activities क्या है बेटा, financing activities are those activities through which you procure fund to the business, ठीक है। so financing activities की जब भी मैं बात करूंगा ध्यान रखना, we will talk about procurement of fund। और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या होता है, ध्यान रखना, जब भी इस बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है या बिजनेस को नए ब्रांचेस खोलने हैं या प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो फंड रेज करेगा और उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, पब्लिक से वो पैसा रेज कर सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा रेज कर सकता है। पब्लिक से कैसे, जैसे शेयर्स इश्यू करके, है ना, डिबेंचर्स इश्यू करके, पब्लिक डिपॉजिट्स आल्सो इज देयर, राइट। तो फ्रॉम दिस रिसोर्सेज अ बिजनेस कैन प्रोक्योर फंड एंड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देयर माइट बी डिफरेंट बैंक्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट्स नॉट। फ्रॉम दिस डिफरेंट सोर्सेज अ बिजनेस कैन प्रोक्योर द फंड एंड ऑन द सेम दे माइट हैव टू pay the dividend, है ना, they might have to pay the interest on the same. So anything related to these activities fall into financing activities. Clear to everybody? What is the need of preparing the cash flow statement? If I talk about profit and loss account, it only shows the profitability of the business. It only talk about if your business is making profit or it is suffering a loss, right? It is not stating anything related to cash. But if I talk about balance sheet, it is also giving the snapshot of a financial position. We have already learned that, right? कि जो हमारा बैलेंस शीट है वो क्या करता है, आपके बिजनेस के पोजीशन को बताता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है, ये इन तीनों चीजों का आंसर नहीं कर सकते। जैसे व्हाई अ बिजनेस विद प्रॉफिट माइट स्टिल फेस द कैश शॉर्टेजेस, मतलब क्या है कि
I am running a successful business, still there are problem for cash, right? I am unable to maintain a good reserve of cash in the business. Other is why a business with losses might still have the cash reserve, कि कोई business loss suffer कर रहा है, still उसके पास अच्छा खासा cash reserve है. ये आपका ना तो profit and loss account बता पाएगा और ना ही balance sheet बता पाएगी, right? Then third one is where the cash is coming from and where it is going. कि cash कहाँ से आ रहा है और cash कहाँ से कहाँ को जा रहा है. It cannot be given by profit and loss account and balance sheet, है ना? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ सर? सेल्स तो हम दिखाते हैं, हाँ सेल्स आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? पर आप डेप्रिसिएशंस भी तो दिखाते हो, आप नॉन कैश आइटम्स को भी तो वहां शो करते हो, राइट? तो जो कि नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, उसके कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. So first one is it determines the ability of business to generate cash flows. So by preparing cash flow statement on yearly basis, we would be able to compare the data and we would be able to see कि previous year में कितना cash generate कर पा रहे थे और next year में कितना किया और वो increase हो रहा है या decrease हो रहा है, right? Second is to track cash receipts and cash payments over the period. तो cash receipts कितनी हुई है और cash की payment कितनी हुई है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? Cash flow statement से, right? Third one is to analyze the difference between net profit and actual cash flows. तो हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट तो हमारा बहुत ज्यादा है बेटा, बट कैश फ्लो बहुत कम है, या नेट प्रॉफिट बहुत कम है और कैश फ्लो बहुत ज्यादा है. सो वी वुड बी एबल टू सी दैट विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली, एंड दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट. मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, राइट, रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट एंड वेयर द कैश इज इन्वॉल्व, राइट? तो उससे रिलेटेड वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं? बट बाय हैविंग अ लुक ऑन व्हाट इज द करंट प्रोग्रेस और व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ कैश इन द बिजनेस, राइट? देन पांचवा क्या है? To detect fund mismanagement or liquidity issues in a company. If a business is doing mismanagement of fund, it would be detected with the help of cash flow statement, and that's why we prepare it. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट? हम एक बार साथ में करते हैं और देन मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको करना है एंड उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. और ये क्यों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वी विल यूज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेटा एज वेल एज द बैलेंस शीट्स डेटा, राइट? तो हमें पहले समझ में आना चाहिए कि इन इंफॉर्मेशन को पढ़ते कैसे, एनालाइज कैसे करते हैं, राइट? सो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो विल डिस्कस इसका इम्पैक्ट क्या होता है नेट प्रॉफिट पे, एंड देन वी शैल डिस्कस कि इसका इफेक्ट कैश फ्लो पे एक्चुअली क्या होता है, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला है डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन क्या करता है? वेयर डू वी राइट द डेप्रिसिएशन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो जब भी हम एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्या प्रोफॉर्मा होता है आपके यहाँ डेबिट साइड एंड दिस इज वन इज क्रेडिट साइड, राइट? ऑन द डेबिट साइड वी राइट ऑल द एक्सपेंसेस ओवर हियर, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है दैट इज गिवन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट से हम सारे ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम माइनस करते हैं एंड देन वी गेट टू द नेट प्रॉफिट, राइट? तो क्या होता है जितने भी हम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे वो क्या करेगा? नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, और वही यहाँ पे स्टेट किया गया कि डिक्रीज इन द नेट प्रॉफिट. बट जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं क्या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, ये तो बस उसकी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, राइट? तो देयर इज नो कैश आउटफ्लो. यही कैश फ्लो हमें स्टेटमेंट हमें बनाना है एंड वी विल रिक्वायर टू अंडरस्टैंड दिस ऑल डेटा. लेट अस डिस्कस इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट आपने पे किया है, राइट? इंटरेस्ट पे किया है तो क्या किया? अपने कैश में पेमेंट किया, ऑब्वियस सी बात है. इंपैक्ट क्या होगा नेट प्रॉफिट पे? इट विल डिक्रीज इट, क्योंकि आप कहां लिखोगे? नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, राइट? एंड इट वुड आल्सो रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट करोगे या बैंक से पेमेंट करोगे तो ये दैट वुड डिक्रीज द कैश अवेलेबल टू द बिजनेस. देन डिविडेंड रिसीव्ड. आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था एंड यू आर रिसीविंग द डिविडेंड ऑन द सेम, तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो गया आपके लिए, राइट? देन कैश इनफ्लो होगा, दैट इज द इंपैक्ट ऑन द कैश. अगर मैं प्रोविजन बनाता हूं बैड डेट्स के लिए, मेरे पास डेटर्स है लेट से 80,000 का और उस पर मुझे प्रोविजन बनाना है कुछ 5% का, तो क्या होगा? ये उस प्रोविजन को हम कहां शो करेंगे? याद है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे? डेबिट हैंड साइड में. सो इट विल डिक्रीज द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा एंड एट द एंड क्या हम कैश आउटफ्लो कर रहे हैं इससे? किसको पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, पेमेंट नहीं हो रहा, तो नो कैश आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द बिजनेस. टॉक अबाउट सैलरी पेमेंट. आप अपने जो एम्प्लॉयज को अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, राइट, या वेजेस की पेमेंट करते हो, तो क्या करता है आपके नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा, राइट? और कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट होगा इसका? आउटफ्लो ऑफ कैश, ऑब्वियस सी बात है ना? सेल ऑफ स्टॉक. आप इन्वेंट्री को, स्टॉक को सेल करते हो तो क्या आता है? आपके पास कैश आता है, तो नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैश का इनफ्लो होगा, राइट? तो इसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना आना चाहिए
चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेट प्रॉफिट पे और कैश फ्लो पे, ये भी आप अगर समझ जाते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर तुम मक्खन के जैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये एक्टिविटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो आप यहां तक अगर रुके हो, आप सब कुछ समझ रहे हो, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया और आपको ये बात समझ में नहीं आई, ध्यान रखना मार्क्स कटेंगे, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड कमेंट द आंसर विद ABCDE इन द कमेंट बॉक्स। सो एक और एक्टिविटी है जिसमें हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज किया जाता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है कैश फ्लो में, कैश फ्लो हम कैसे बनाते हैं, राइट, उसको भी थोड़ा हम समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंपेयर 2 years बैलेंस शीट एंड आइडेंटिफाई द चेंजेस। बैलेंस शीट एनालिसिस का क्या मतलब है, मैं एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट लेता हूं एंड करंट ईयर और किसी दूसरे ईयर का बैलेंस शीट लेता हूं और मैं उसके डेटा को कंपेयर कर सकता हूं एंड आई कम टू एनी कंक्लूजन इफ आई रिक्वायर, राइट। तो पहले हम समझते हैं इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, जिनको आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है तो उनसे आप पैसे लोगे, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज लेस देन क्रेडिट सेल्स मेड। तो आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने ज्यादा सेल्स की है क्रेडिट पे इसलिए वो बढ़ रहे हैं, और जो भी कलेक्शन हुआ ना वो कम हुआ है। दो चीजें होंगी डेटर्स इंक्रीज होने के, एक तो मैं ज्यादा सेल कर रहा हूँ क्रेडिट पे और जो पैसा उनसे मिल रहा है ना वो भी कम मिल रहा है, मतलब हमारे डेटर्स हमें पे नहीं कर रहे। सो समझ में आया। या ऐसे ही हमें एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक आइटम को समझना है बैलेंस शीट के। अब हम समझते हैं डिक्रीज इन डेटर्स। डिक्रीज इन डेटर्स का क्या मतलब है, आपने क्रेडिट पे सामान बेचा था, आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो वो डिक्रीज कब होगा, जब कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज मोर देन क्रेडिट सेल्स मेड, यानी जितना मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं उससे ज्यादा पैसा मुझे रिसीव हो गया है, किससे, मेरे डेटर से, इसलिए डेटर कम हो गए हैं, है ना। समझ पा रहे हो। इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी से है, बट ये कुछ एग्जांपल है जिसको हमें समझना जरूरी है। इंक्रीज इन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आपका इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज होगा, अगर आपने परचेज किए होंगे। चलो अब एक पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैं आपको एक एक्सरसाइज आपके घर से करने के लिए भी दूंगा, राइट। सो पहले तो इस बैलेंस शीट को देखो, पहले आपने नहीं बनाया होगा ऐसे बैलेंस शीट। ग्रेड 11th में आपने कैसे हम बनाते थे बेटा, वी यूज्ड टू प्रिपेयर टी शेप बैलेंस शीट, जहां पे हम लाइबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, है ना, और अपने असेट्स को राइट हैंड साइड लिखते थे। बट इन ग्रेड 12th हम क्या बनाएंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें जो हमारा लाइबिलिटीज होगा वो अबव होगा और जो हमारे एसेट्स होंगे वो नीचे होंगे, राइट। इसका पहले टोटल एंड देन वी विल राइट ऑल द एसेट्स एंड एसेट्स वुड बी डिवाइडेड इनटू नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, एंड इफ आई टॉक अबाउट लाइबिलिटी इट वुड बी डिवाइडेड इनटू इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एंड देयर वुड बी सबसेक्शन ऑफ द सेम, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, and then shares reserve and surplus. Non-current liabilities, long-term borrowings, current liabilities, anything where the business is liable to pay within a single period, financial year, right? Now let's get started, and the first one is शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, आपने शेयर्स इशू किए और उसके थ्रू जो आपने कैपिटल रेस की वो, तो ऑनर्स फंड हो गया ये, राइट। तो 2022 में जो आपका शेयर कैपिटल था दैट वाज 11 लाख एंड नाउ इट हैज बिकम 12 लाख इन द ईयर 2023। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, 1 लाख इंक्रीज हुआ। और ये क्यों इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि आपने इशू किए होंगे शेयर्स। समझ में आ रही है। हाँ, ऐसे ही एनालाइज करना है बेटा, ऐसे ही आपको समझना है कि ये जो चेंजेस है वो क्यों है और किस कारण से हुआ होगा। रिजर्व एंड सरप्लस याद है आपका, पीछे बनाया होगा, राइट, कैपिटल अकाउंट। तो या हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी हैंड साइड पे हम क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे, और उस कैपिटल में हमारा नेट प्रॉफिट जो आता था हम उसको प्लस कर देते थे, है ना, ऐड कर देते थे। अब क्या होगा, हम उस कैपिटल में प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, तो हम कहां पे उसको शो करेंगे, नेट प्रॉफिट आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ध्यान रखना। अब हम कैपिटल में नहीं इंक्रीज करेंगे उसको, क्योंकि कैपिटल क्या है, यहाँ पे शेयर कैपिटल हो गया, ऑनर्स फंड हो गया, है ना, उसमें एक अलग सा सेक्शन हमारा बन गया रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, ऐड करते हैं। 2022 में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो कितने थे, 2 लाख थे। अब इस ईयर में कितने हो गए, 3 लाख हो गए। तो ये कैसे हुआ होगा, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अब हम समझते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से बेटा, पिछले साल 2022 में 1,70,000 था, अब कितना हो गया, 2,40,000 हो गया, यानी ये इंक्रीज हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और आपके बढ़ गए हैं। आपने और ज्यादा लोन लिया होगा, है ना। अब लोन आपने कहां से लिया है, आपने डिबेंचर्स के थ्रू लिया है या कोई और अदर रिसोर्सेज से लिया है, तो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बढ़ेगा, यानी आपके लोन्स बढ़ गए, है ना। और लोन्स बढ़ेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, है ना। इन सब चीजों को हमें समझना है, एनालाइज करना है। जब बैलेंस शीट को हम एनालाइज करते हैं ये चीज हमारे समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या हुआ, क्रेडिटर्स, है ना,
जो आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है उनको पेमेंट करना है ना, वो हमारे क्रेडिटर है। तो ट्रेड पेएबल 2,81,000 पिछले साल थे, अभी 2,20,000 हुए। इसका क्या मतलब है? दो चीजें हो सकती हैं, आपने जो परचेजेस की है ना क्रेडिट पे सामान को, वो डिक्रीज हुआ होगा, और दूसरा क्या हुआ होगा कि जो आपका ट्रेड पेएबल बनता है उसकी पेमेंट आपने कर दिया होगा। जैसे मान लो 2,81,000 का मुझे पेमेंट करना था, उसमें से मैंने यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 61 का। तो 61,000 का मैंने लेट से पेमेंट कर दिया, और जब मैंने पेमेंट कर दिया तो इस साल जो हमारा ट्रेड पेएबल होगा दैट वुड बी लेसर देन द प्रीवियस ईयर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट एसेट। तो एसेट में नॉन करंट एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इफ यू सी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की पहले वैल्यू क्या थी? 8,50,000 एंड इट हैज बिकम नाउ 10,70,000, यानी आपका जो फिक्स एसेट है वो बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? कि आपने परचेज किया होगा, एज सिंपल एज दैट। परचेज किया होगा जब भी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे देखो 1,12,000 था और ये कितना हो गया? 40,000 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, यानी गुडविल आपका कम हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है इंटेंजिबल एसेट्स में, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको गुडविल मानते हैं, और गुडविल की वैल्यू कम हुई है तो अमोर्टाइज हुआ है, यानी उस पे क्या है? सेम एज डेप्रिसिएशन, जैसे लगता है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, उसी तरीके से अमोर्टाइज होता है या वैल्यू रिटर्न ऑफ हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट इज एनी इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसकी वैल्यू या जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। इसलिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे दिखाते हैं ना, नॉन करंट एसेट में, ये हमारा क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये कैश इक्विवेलेंट के बराबर है, तो हम इसको ना तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में दिखाते हैं ना ही ऑपरेटिंग में। ये आपका आएगा कहाँ? कैश फ्लो में। नीचे हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं जब पूरा कैश फ्लो बन जाता है, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट अभी समझते हैं कि यहाँ देखो 1,50,000 था और इसकी वैल्यू 2,40,000 हो गई है। इसका मतलब आपने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट। कितने का? 90,000 का। इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री आपकी 1,21,000 था पहले, अब कितनी हो गई है? 1,20,000 हो गई है। इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री कम हुई है, राइट, यानी आपने जो वैल्यू था, जो डिफरेंस है, उसकी सेलिंग कर दी होगी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड रिसीवेबल। पहले 3,75,000 था, अब 3,20,000 है। ट्रेड रिसीवेबल पहले समझ लेते हैं। हमने डेटर्स पढ़ा है ना, जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है, वी हैव टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम, राइट। तो पहले 3,75,000 था, अब कितना बन गया है? 3,20,000 बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ है? जो हमने क्रेडिट सेल किया है वो हमने कम कर दिया है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे जो डेटर्स है उन्होंने पेमेंट कर दिया है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बैलेंस शीट का एनालिसिस हम करते हैं। और द सेम वे मैं आपको एक और एक्टिविटी देता हूं, है ना, जो ये दिया हुआ है, इसको आपको एनालाइज करना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर। इट इज कंपलसरी फॉर ऑल, अदरवाइज ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आया ना बैलेंस शीट एनालिसिस, रह जाएगा, 8 मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप करो, और आप यहां तक रुके हो और इस वीडियो को में आपने कुछ लर्निंग्स ली हैं, तो इसको जरूर करना है। पुट इट देयर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी इट, एंड इफ देयर वुड बी एनी डाउट लेट मी नो, राइट। सो थैंक्स फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। डोंट फॉरगेट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक द वीडियोस, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना। सी यू in the next video. Thank you so much.